Okay. So, hello learners, welcome to Ice Marathon. So, in this particular lesson, we are going to discuss the CAPF, UPSC CAPF State Commandant 2024 का जो आपका जीएस का पेपर आता है, राइट? जिसको हम क्या बोलते हैं जीए में, ठीक है? क्या बोलते हैं जीए में? तो सर है ना, यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम आने वाला है और इसके पहले हमने अगर हम बात करें तो 2023 तक 2015 से लेकर के 2023 तक के सारे पेपर्स का एनालिसिस एंड along with analysis we have discussed कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, राइट? और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से रिपीटेटिवली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है असिस्टेंट कमांडेंट में, राइट? सो आई सजेस्टिंग कि भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, वहां पर जाना, 2015 से लेकर के 2023 तक के सारे एनालिसिस देख लेना, राइट? और इन दिस पर्टिकुलर लेसन आप बात करें 2024 तक, ठीक है? एंड दैट्स हाउ वी विल गोइंग टू रेडी प्रिपेयर फॉर दी 2025 का पेपर। तो यू रिमेम्बर कि हम किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो एप्टीट्यूड की। तो जो हम बात करते हैं एमसीक्यू एप्टीट्यूड की, भाई एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के पीछे क्या क्या थिंकिंग रहनी चाहिए आपकी, तो हम उसको लेकर के ही बात करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि उसमें आने वाले चारों ऑप्शंस के बारे में आपको नेक्स्ट एग्जाम के पहले सारी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हम ये सब चीजें करते ही हैं एंड फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। सर मैम, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। कहां पर है? आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बात करते हैं। तो मैं फिर बता दूं, सेट ए है, ये क्या है? सेट ए। तो आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर मैच कर लेना। तो बात करते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नॉट अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज। रिमेंबर, कंप्यूटर के भी 5 अच्छे क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो वो तो आपको करके जाना ही है। बेसिक बेसिक ल्यूसेंट से कर लेना, हो जाएगा, राइट? पूरे सोर्सेज बता दिए कहां से करना होता है, इंग्लिश कहां से करनी है। तो बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज। बात कर रहे हैं नॉन प्रोसीजरल है ये, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? गेस करो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर है बेसिकली पाइथन। क्या है? पाइथन। पाइथन इज अ लैंग्वेज व्हिच इज नॉन प्रोसीजरल, राइट? सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग। अभी तो इसको पूरा डिस्क्राइब डिस्क्राइब करेंगे सर में, ठीक है? जस्ट वेट एंड वॉच, ओके? इसको पहले देखो, अच्छे से समझो आपने क्या लगाया, राइट? यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर क्या है, ये ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको मैच करा रहा हूं, ठीक है? तो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। व्हाट? दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। जो सिविल सर्विसेज में हम एप्टीट्यूड लगाते हैं, मोस्टली सुनना मेरी बात, जो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में जो लगाते हैं ना एप्टीट्यूड, जो जिसके एनालिसिस के लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, और हमने टेलीग्राम पे भी उसको स्टार्ट किया था, कि भाई एक एप्टीट्यूड के थ्रू कैसे लगा सकें आप, वो जनरेट कैसे करें। तो सर में मोस्टली मोरलेस तो लगेगा वो, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर ना अलग है, और वो क्या इस एग्जाम को भी अलग बनाती है उस चीज को लेकर के, ठीक है? तो एज इट इज अप्लाई नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस वाला क्वेश्चन कि एमपैग, this is P64 Indio, which one of the can be used to compress the video file। अब मैं अगर सीएससी में दे रहा होता ना, मैं सब लगा देता, डी लगा देता, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है भाई इस बात की। लेकिन इसका आंसर क्या है? सी है सरन मैम, ठीक है? इसका आंसर क्या है? सी है सरन मैम। तो आपको पता होना चाहिए कि P64 क्या है, ये किसमें यूज होती है। तो प्लीज डू मेक मेंशन एंड टू मेक शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स नोट्स ऑन ऑल द एवरी अवेलेबल ऑप्शंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। रिमेंबर, हमने बात करा था जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, राइट? और कौन सा इसकी, कौन सी रेस की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, राइट? तो सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ पे माने तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है पर फोटोन? एक्सरे की होती है, ठीक है? अल्ट्रावोलेट रेस के बारे में पढ़ लो, विजिबल रेस के बारे में पढ़ लो, इंफ्रारेड के बारे में पढ़ लो। एंड अगर आपको बात करनी है कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से याद कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल रिमेंबर इट लाइक योर होल लाइफ ना, तो यू डू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। प्लीज ज्वाइन कर लो, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी आपका सोर्स रहेगा हर चीज का, पूरी प्रिपरेशन का, पूरा मजा आ जाएगा आपको, राइट? ओके, बात करते हैं एक्सरेज का आंसर। अब ये थोड़ा कोर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा कोर फैक्चुअल है। यू कैन लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके? यू हैव टू लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर नहीं पता एग्जैक्ट हो आपको। वैसे न्यूज में, सॉरी, न्यूज में इतना था बिकॉज ऑफ द आदित्य मिशन, राइट, इंडिया का। तो हम बात करते हैं, तो ये ना लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? इट्स बेसिकली मेजरिंग यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है? तो दीज आर दे आर पॉइंट्स जहां पर हम बात करते हैं कि हमारा डिवाइस कहां तक गया है। तो पॉइंट्स, लैग्रांज पॉइंट्स में इनको हम डिस्कस करते हैं, मेजर करते हैं। तो L2 और L3 के बीच में कौन सा डिस्टेंस है, अगर हम बात करें कितना डिस्टेंस है, तो इसका आंसर है सर मैम 32 करोड़ किलोमीटर, ठीक है? अगर आप अंदाजा लगा सकते, इससे भी लगा सकते हैं कि 15 लाख किलोमीटर नहीं होगा, बहुत कम है, 30 लाख बहुत कम है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए,
राइट? तो इसका आंसर है 32 करोड़। तो 50-50 तक तो आप आ ही सकते हैं कॉमन सेंस से, बट आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द रिस्क। और अगर रिस्क नहीं लेना है बिकॉज ऑफ दी कि आपके अदर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से आपने कवर किए हैं, तो डू नॉट अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्किप दैट। अब देखो मैं किन क्वेश्चंस की कह रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, वो ये वाले हैं। डू नॉट एवर एवर मेक अ मिस्टेक टू मेक दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। कभी गलत मत करना, बहुत पछताओगे। क्योंकि बेसिक ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन है कि भाई कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ना ग्रीन हाउस गैस को एक्सप्लेन करता है। पहला पढ़ो, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर नो रेडिएशन कैन पास इनटू और पास बैक थ्रू इट। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? इन तो कर ही रहा है ना ग्लास उसके अंदर एक्स। ये हम बात करते हैं रिटर्न के टाइम पे, राइट? वो नहीं कर पाता है, वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। एंड जो शॉर्ट वेव आता है वो अंदर आता है, लॉन्ग वेव नहीं जा पाता है। तो उसकी बात करते हैं, तभी तो खेती करते हैं अपन, राइट? तो ये गलत हुआ ना, एग्जैक्टली, राइट? नेक्स्ट आप उठाओ, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चैम्बर where long wavelength infrared radiation can pass through into it and short wavelength infrared cannot pass back through it। समझ गए? वही चीज बात है, यही बताया था मैं। शॉर्ट रेंज आती है, लॉन्ग रेंज आपके बाहर जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, राइट? हम बात करते हैं थर्ड का। तो इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर जहां पर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट, ऑब्वियसली शॉर्ट रेंज आ गया। एंड लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन कैन नॉट बैक थ्रू इट, ऑफ कोर्स ये नहीं जा पाएगा, राइट? ये तो है, एग्जैक्टली यही है। सी इज द करेक्ट आंसर। डी पढ़ लो, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चेंबर जहां पर सारे इंफ्रारेड रेडिएशन आ सकते हैं। तो बिल्कुल ही खराब है। ठीक है, कितना कितना आसान था ये, एक बार बस ध्यान से पढ़ना है आप। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। बहुत ही इजी है यार, इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ो आप। और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कम से कम, अगर हम बात करें 125 में, कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आधे से ज्यादा। समझ गए? अब ये आ गई आपकी मैथ्स। मैथ्स में यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। मैथ्स के लिए हमारा एक अलग सोर्स है, वो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर इसको सोल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आंसर बता देता हूँ आपको इसके। ठीक है, इसका आंसर है 45 मीटर। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, कितना जबरदस्त है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से अगर आपने ध्यान से पढ़े नहीं है ना कि क्या पूछा है, उसी में आपका आंसर सोल्व कर लोगे आप। जो 60 65 70 क्वेश्चन है ना, वो यही है। तो ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द PM1 पार्टिकल्स। आपको पता ही है, कब तक पढ़ते आ रहे हो आप। PM1 होता है, PM2.5 होता है, राइट? PM10 होते हैं। तो दीज आर द ग्रैन्युल पार्टिकुलेट मैटर्स ही है। ठीक है, पार्ट है किसके, प्लास्टिक्स के पार्ट है। और हम बात करते हैं, राइट, ओके। तो सबसे पहला पढ़ो, दीज आर द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन्स। बताओ, यहाँ पर PM1 लिखा हुआ है या 10 माइक्रोन्स है? एब्सोल्युटली रॉन्ग ना। अगर कोई चीज मेजरेबल यूनिट में अगर कही गई है, तो उसका कोई सेंस होगा, राइट? तो अगर PM1 10 माइक्रोन का होता तो PM10 क्या है भैया, राइट? चलो ठीक है, नहीं पता, आगे देखें। दीज आर द पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय द नोज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। क्या लगता है आपको, ये इसको करेक्ट डिफाइन कर रहा है क्या? चलो नहीं पता आपको, नेक्स्ट देखो। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। कितना ल्यूसिड है ये, हम इसको बोलते हैं ल्यूसिड। कितना अंडरस्टैंडिंग है, राइट? कितना ल्यूसिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दीज आर क्वार्ट्ज पार्टिकल दैट पेनिट्रेट डायरेक्टली थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अगर ऐसा होता ना तो हवा में सांस नहीं ले रहे होते अपन। ठीक है, ये बोल रहा है कि सीधा आकर के आपके लंग्स पर अटैक करता है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। व्हाट एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एंड इलॉजिकल भी है ये, लॉजिकल नहीं है। समझ में आया? तो व्हाट इज द, सबसे पहले वही बात है, इसको बोलते हैं वर्ड डेसाइफर। क्या बोलते हैं? वर्ड डेसाइफर। तो वर्ड को तोड़ो कि भाई PM1, तो वन का कोई सेंस तो होगा। तो वन का सेंस सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में निकल रहा है, विच इज दिस, कि भाई ये एक फाइन पार्टिकल है जिसका डायमीटर 1 माइक्रोन से भी कम है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फिल्टर करते हुए चलो, यू कैन रीच द करेक्ट आंसर, है ना? आगे बढ़े। तो नेक्स्ट नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। क्या बोल रहा है ये, कि भाई देखिए, अगर आपको हीट पास करनी है ना एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा कौन सा इसमें प्रोसेस है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है? तो कंडक्शन में तो पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोहे की रोड उठा रखी है, आप उसको आगे से गर्म करो, ये आपकी फायर है, फायर। यहाँ पर एक लोहे की रोड है, इसको आगे से गर्म करो आप, और यहाँ से आप पकड़ लो उसको अपने हाथों से, राइट? आपको फील होगा कि भाई यहाँ पर भी गर्म हो रहा है वो, तो ये कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन, हवा चिपक के आ गई, तो वहां पर भी ये कन्वेक्शन होता है ना? हम बात करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, सरन मैम। इसका करेक्ट आंसर है रेडिएशन। कॉलिजन आपको देखना है, सर्च करना, राइट? हम बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में एक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती।
वेल कॉलिजन में एक दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक बड़ा एक छोटा मान लो। तो जब इसमें कोलाइजन होगा तब जाकर के हीट जनरेट होगी। ठीक है, कॉलिजन इज सिंपल, कोलाइड करना, क्या कोलाइड करना, समझ में? सिंपल। इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, 9th नंबर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the solstice an event that occurs when the sun appears to reach the most northerly or south is correct? बताओ बताओ। समर सोल ये आपने नहीं पढ़ा क्या? अब बात करते हैं समर सोल्स्टिस, आपके विंटर सोल्स्टिस क्या होता है? राइट, मे बी आई आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट फिर भी समझ तो गए ना, वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो इसको एक बार बहुत ध्यान से। पहला आता है, अच्छा आपने पढ़ा ही तो होगा, ये सन है। राइट, ये सन है, ये आपकी अर्थ है चारों तरफ। ठीक है, राइट। हम इसकी बात करते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इस तरीके से। तो ये इस टाइम पे सबसे करीब रहते हैं, इस टाइम पे सबसे दूर रहते हैं। सिंपल है। तो पढ़ा है मैंने काफी बार ये तो विंटर सोल्स्टिस टेक्स प्लेस ऑन जून 21 इन बोथ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ। ऐसा हो सकता है क्या बताओ? दोनों में विंटर पड़ेगा एक साथ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विंटर सोल्स्टिस टेक्स प्लेस ऑन December 21 इन बोथ द हेमिस्फीयर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत ही बेसिक है यार, इसमें तो चार ऑप्शन है भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है दो ही ऑप्शन है। क्या कह रहा है कि जो समर सोल्स्टिस है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है 21 जून में, और दिसंबर 21 में साउथर्न में होता है। ठीक है, अभी वाला पढ़ो, द समर सोल्स्टिस आकर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑन December 21 एंड इसमें उल्टा है। देखो खुद सोचो, आपके नॉर्थ इंडिया में, अगर आप नॉर्थ में रहते हो, नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हो, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो है इंडिया, राइट, मोस्टली। तो हम इसकी बात करते हैं। तो सर मैम, गर्मी कब पड़ती है हमारे यहाँ पे? जून में पड़ती है, दिसंबर में पड़ती है? तो ऑब्वियसली जून में पड़ती है, राइट। तो जून में आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, इतना बेसिक है, और साउथ में दिसंबर में होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जब हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है वहां गर्मी पड़ती है, और वहां गर्मी पड़ती है तो हमारे सर्दी पड़ती है। सी इज द करेक्ट आंसर, इजी पीजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये तो पता होना चाहिए आपको ये वाला फैक्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा ऐसा फॉर्मूला है इसमें से, या फिनोमिना है जो कनेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है मैम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, तो फैक्ट है, बहुत कोर फैक्ट है, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैटर इज नॉट करेक्ट? तो मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपको देखना है नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी करेक्ट है यार, ये भी करेक्ट है। अभी मैं एक एप्टीट्यूड बताऊंगा किस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और क्या बोलेंगे, नहीं तो डिपोजिशन ही तो बोलते हैं। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। बात करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, बी वाला, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, और लिक्विड आपके उसमें बात करते हैं। तो बेसिकली हम बात करें, अगर आइस की हम बात करें ना, अ, अगर हम बात करें इसको सेल्सियस स्केल पे, तो 0 डिग्री पे पिघल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत साबित हो गया इस हिसाब से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप ना यहाँ पर देखो, इन चीजों में दो चीजें हैं, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, इसमें क्या रिलेशन है? यहाँ पर दोनों में हम बात करते हैं कि भाई, यहाँ पर दोनों में हम बात करें एक ही जैसी चीज की, कि भाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है, और यहाँ पर हम एनर्जी की बात भी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी एनर्जी लॉस होती है, इसको हम बोलते हैं लैप्स ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी लैप्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर आपको आंसर देना है तो बी और सी में से आप आंसर दोगे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट ले लो भाई, हम बात कर रहे हैं आइसोटोप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद होता है कि फ्लोरीन तो कभी काम नहीं आ सकता इस तरह की चीजों में, ना आयोडीन। तो अगर काम आएगा तो यूरेनियम एंड कोबाल्ट ही काम आएगा, और इसका आंसर कोबाल्ट है। आपने कभी नाम सुना होगा कोबाल्ट 60? कोबाल्ट 60 ये रेडिएशन थेरेपी में काम करता है आपके, किसकी हम बात करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में। किसमें? कैंसर ट्रीटमेंट में। ठीक है सर मैम, तो ये याद रखना, कोबाल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड्स बिकॉज। क्यों भाई, क्यों वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट है आयोनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए? तो पहला पढ़ो, इट इज अ हाई स्पेसिफिक हीट। इससे क्या मतलब भाई? अगर वो इसको आप मान लो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक हीट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो इससे क्या मतलब है? वो आयोनिक, वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, इट मे बी करेक्ट, बट
इट इज नॉट रिलेटेड, कॉन्टेक्चुअल नहीं है। इट हैज नो कलर। बताओ ये कोई रीजन है क्या? बहुत ही इलॉजिकल। इसका भाई कलर नहीं है इसलिए अच्छा डिजोल्व करता है, ये कोई रीजन थोड़ी हुआ। ये रेडिकुलस है ये। यानी कि 3 स्टेडियम बन गए, उसको बनाना था एक और गलत, तो उसने ये बना दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इट हैज अ हाई डाइपोल मूवमेंट और इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू रिपीटेड थीम है, जहां पर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज में भी आया था कि वाटर का डाइपोलर जो नेचर होता है, सीडीएस में भी आया, सिविल सर्विसेज में भी आया और इसमें भी आ चुका है। तो जो डाइपोलर नेचर होता है वाटर का, डाइपोलर जो नेचर होता है, वो हेल्प करता है आयोनिक कंपाउंड्स को डिसोल्व करने में। ये पहले आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। और हाँ, मैंने बताया ये उस वाली प्लेलिस्ट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप देख सकते हैं। ओके। वंस अगेन अ वेरी कोर फैक्चुअल क्वेश्चन, वेरी कोर फैक्चुअल क्वेश्चन, साइंस वाले कर सकते हैं इसको इजीली। Which among the following is the correct with respect to the bond formation in an ethyne molecule? For example, the person like me who's from the humanities background cannot do that, cannot do it. This type of question. So leave it. So leave it. Better leave it. अगर आप एलिमिनेट कर पाते हैं एक दो तो कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डबल डबल है, तो मे बी इसमें से एक हो सकता है। राइट, यहाँ पर मान लो ये दोनों अलग हैं, तो इसमें से एक हो सकता है, तो ए और सी में से एक होगा या फिर बी और डी में से एक होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट बात कर लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। अच्छा, यहां पर आप कर सकते हो, ये थोड़ी चीज ऐसी है जो आप कर सकते हैं सर में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम बात करते हैं सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोराक्स, एल्यूमिनियम और कलेट्स। यहां पर आप इसकी बात करो, नेक्स्ट आता है आपका आयरन ऑक्साइड, लेड, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्यूलेट्स। अब आप इसे देखो, जो कॉमन है क्यूलेट्स, क्यूलेट्स। राइट, यहां पर हम बात करो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे आओ, आगे देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो ये हटा दो। एल्यूमिनियम करेक्ट, सिलिका करेक्ट, क्यूलेट्स करेक्ट, आयरन डाइऑक्साइड ये 2 बार आ चुका है, तो इसको रखते हैं। सोडियम आ चुका है, एल्यूमिनियम आ चुका है, सिलिका आ चुका है, क्यूलेट्स आ चुका है। तो ऐसा क्या है जो सब में सबसे ज्यादा बार आ रहा है? सिलिका इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं पता ना, तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस का ये सिनेरियो है, बट इफ यू नो इट, गुड है, वेल एंड गुड है ना, नॉलेज से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बट ऐसे ही करते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें जो आ रहे हैं ना वो सब में आ रहे हैं ए में। ठीक है, मे भी फनी लग रही होगी, कोई कोई लोगों को इलॉजिकल लग रही होगी, बट दिस इज द लॉजिक। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच अमंग द, अच्छा अगर एक और तरीका बताता हूँ सोचने का, हम क्लासेस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जामिनर ने स्टेटमेंट बनाया ना, तो उसको पहला स्टेटमेंट उसने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करा है, जहां से भी उसने वाला स्टेटमेंट बनाया है। राइट, उसको लगा कि भाई अगर मैं एक एक चीज देख करके स्टेटमेंट बनाता हूँ, है ना, ऑप्शंस बनाता हूँ, तो उसको बहुत ध्यान से देख करके पहले स्टेटमेंट में करेक्ट करना है। पहले वो कुछ और लिख देगा, फिर बी में कुछ और लिख देगा, 4 ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। तो उससे पहले स्टेटमेंट बनाया होगा, बहुत ध्यान से बनाया होगा, जो एक्चुअली इंग्रीडियंट है वही ऐड किए होंगे। राइट, आप ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, गलत कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है उस चीज में? थोड़ी सी फिजिक्स एंड यू कैन डन विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। विच वन among of the following statement with respect to the atomic number of an atom is correct? ठीक है, एक तो एटॉमिक मास होता है रिमेंबर, और एक एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया भी हुआ है हमने। बात करते हैं द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम एज एटॉमिक नंबर, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज द एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम इन एज द एटॉमिक नंबर। और अगर हम बात करें तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। तो क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का सेम एटॉमिक नंबर हो, यहाँ पे गलत है। यहाँ तो एक जैसी बातें बोल रहे हैं। तो करेक्ट होगा तो ए और सी में से एक होगा। तो जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो एटॉमिक नंबर की तरह सेम होता है, और जब प्रोटॉन्स है इज सेम एज एटॉमिक नंबर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा पता होना चाहिए, पर 50-50 तक तो आप आ सकते हो लॉजिक से, बेसिक एप्टीट्यूड से। ठीक है, इससे सिंपल नहीं आएगा, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है पूरे पेपर में। बता दो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। एक होता है एक्सोथर्मिक, बाहरी वातावरण का मदद से, होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें से क्या है? तो कार्बोनेशन ऑफ कार्बन एब्सोल्युटली नो, एसिड एंड नो, रेस्पिरेशन नो, फोटोसिंथेसिस करेक्ट। अगर कंफ्यूज हो गए तो इन दोनों में हो जाना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस द करेक्ट आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास। तो यूवी रेजेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, ग्लासेस जो हम पहनते हैं, राइट, इससे प्रोटेक्शन के लिए, तो कौन कौन सी चीज, कौन सी ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे बनता है वो? ठीक है, तो हम यहाँ पर हम बात करते हैं सीरियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं ओड वन आउट की, ओड वन आउट। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ओड है ना, तो सर मैम वो आपको यहाँ पे चूज करना है। एल्यूमिनियम सुना है आपने, टंगस्टन सुना है, मोलिब्डेनम सुना है, बट सीरियम नहीं सुना होगा।
मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं सुना होगा जो कि इस फील्ड में, उन्होंने तो सुना होगा डेफिनेटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, बट दिस इज समथिंग वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट, है ना? जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट, सीरियम ऑक्साइड से बात कर लो इसमें कि भाई कौन से यहाँ पर लिस्ट वन दे रखी, टू दे रखी, यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, पेंट में पिगमेंट्स हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो बताओ। पहला आता है नेचुरल पिगमेंट, सिंथेटिक, रिएक्टिव और इनर्ट। तो चोक, व्हाइट लेड, रेड लेड और टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो सिंपल है, अगर आपने दो सोल्व कर लेने इसके अंदर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो, इनमें से ना वो क्या है, ऑक्साइड कौन सा है, इनमें से ऑक्साइड कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सी चीज है जो नेचुरली निकाली गई है, अभी उसको तोड़ा नहीं गया है, अभी उसको रिफाइंड नहीं किया गया है। तो ओनली जो इन चार एग्जाम्पल्स में से हम देख सकते हैं वो है टाइटेनियम ऑक्साइड, अभी तक इसको डायरेक्ट निकाला गया है। तो ये सबसे ज्यादा नेचुरल है, क्या है, नेचुरल पिगमेंट है ये। ठीक है, क्या, टाइटेनियम ऑक्साइड। ए का फोर अगर आप लगाओगे तो ए का फोर यहाँ पर सी और डी में से एक है, तो यहाँ पर ये आपके दोनों ऑटोमेटिकली गलत हो गए। ठीक है, अब आपको ना ये लगाना है कि चौक बेसिकली बनती कैसे है। तो यहाँ पर क्या होगा सरल मैम, चौक बनती है आप जब दो पिगमेंट्स को प्रोसेस करवाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट पिगमेंट है ये। क्या है, इनर्ट पिगमेंट। तो डी का यहाँ पर अगर आप वन लगा लोगे, डी का आप वन लगा लोगे, तो डी का वन, ये करेक्ट हो गया आंसर, राइट। अब इसी के साथ आएगा आपका आंसर डी। ठीक है, तो इसी के साथ बी का टू हो गया सिंथेटिक पिगमेंट आपका व्हाइट रेड है, और सी का थ्री हो गया रिएक्टिव आपका रेड लेड है। ऑलराइट, आज का लास्ट आंसर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली बात हम बात करते हैं कि इसमें भी दो लिस्ट दे रखी है, एक एलिमेंट है, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, पहले तो अच्छे अच्छे पढ़ लेना। फिर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? 0 2 1 3। एब्सोल्युटली कोर फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोर फैक्ट है, नहीं आता छोड़ दो, आगे बढ़ो। बट इफ यू कैन एलिमिनेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करें कि भाई बोरॉन में कितने हो सकते हैं, बताओ, बोरॉन में कितने हो सकते हैं? तो अगर इफ यू यू आर नॉट गुड एट गेसिंग ना, तो प्लीज डू नॉट लीव इट, लीव इट, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो छोड़ने पड़ेंगे आप। ठीक है, लेकिन फिर मैथ्स के मत छोड़ना, फिर साइंस में उनके मत छोड़ना, जीके के। ठीक है, ओके। तो बोरोन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर इसका आता है आपका, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हम बात करें तो नाइट्रोजन में तीन होते हैं, राइट, ऑक्सीजन में दो होते हैं और नियोन में एक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका डी। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो 20 क्वेश्चन हैं 2024 यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, और हो सकेगा तो मे भी हो सकता है प्रोबेबली हम उसमें पूरे क्वेश्चन से डिस्कस कर दें। बट दिस इज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एंड इफ यू लाइक इट, डू शेयर एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट। एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद अस, join the 10th family. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, हैव अ वेरी नाइस डे।